बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली 9 के प्रश्न संख्या 13 से लेकर के प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में और हम उसका हल कर रहे हैं। देखिए हमें एक अवकल समीकरण दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी है? dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इक्वल टू 4 एक्स कोसेक एक्स एक्स इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। एक विशिष्ट हल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? विशिष्ट हल। और विशिष्ट हल के लिए हमें कंडीशन दे रखी है x बराबर π/2 और y बराबर 0। तो बच्चों पहले हम इसका व्यापक हल निकालेंगे। अब ये देखना है कि ये कौन से ये अवकल समीकरण दे रखा है, ये कौन से मेथड से होगा, चर पृथक्करण से होगा या लीनियर से होगा या होमोजीनियस से होगा। और उसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का कौन सा फॉर्म है इस अवकल समीकरण का। तो देखिए, तो यहाँ से तो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि कौन सा फॉर्म है। अवकल समीकरण में दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इज इक्वल टू 4x कोसेक एक्स। ये हमें अवकल समीकरण दे रखा है। अब बच्चों देखो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का फलन है, x का फलन है, तो ये क्या हो गया? x का फलन है। तो इसका रूप देख लीजिए बच्चों, अर्थात अवकल समीकरण का रूप अवकल समीकरण का स्वरूप किस प्रकार का है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो समीकरण 1 और 2 से, अर्थात ये क्या है? रेखिक अवकल समीकरण है। और रेखिक अवकल समीकरण को हम पढ़ चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए p का मान निकालेंगे, फिर उसका व्यापक हल निकालेंगे और व्यापक हल के लिए हमें q की भी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, रेखिक अवकल समीकरण है ये, रेखिक अवकल समीकरण, ये इस रूप का है रेखिक अवकल समीकरण। तो हम इसका कंपेयर कर लेते हैं, इनकी समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो देखिए हम तुलना कर लेते हैं इसकी। इसलिए p इक्वल टू, p का मान क्या होगा? देखो कोटेक्स होगा, p इक्वल टू कोटेक्स। तो यहाँ लिख देते हैं p इक्वल टू कोटेक्स। ऐसे ही q का मान देखिए, q इक्वल टू 4x कोसेक x। ये हम कंपेयर करके p और q के मान निकाल लिए। देखो बच्चों, कोटेक्स और 4x कोसेक x। और अब इस अवकल समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर समाकलन p dx। p का मान यहाँ से कोटेक्स रख देते हैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई, p की जगह रखते हैं कोटेक्स dx। और कोटेक्स का समाकलन हम अच्छी तरह जानते हैं, log sin x, यहाँ रख देंगे। बच्चे फॉर्मूले आने चाहिए हमें। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई, इसका समाकलन log sin x होता है। ये मान 1 हो जाएगा, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x मिल जाएगा, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू sin x। समीकरण 3। देखिए बच्चों, और हम जानते हैं इसका व्यापक हल, वो हम पढ़ चुके हैं, व्यापक हल। अतः व्यापक हल, और व्यापक हल हमें दे रखा है, हमें पता है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। और समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान और q का मान यहाँ से रख देंगे 4x sec x, 4x कोसेक x से। देखिएगा, इसलिए y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लिखते हैं sin x इज इक्वल टू
क्यू की जगह रख देते हैं अपन 4x कोसेक एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह देते हैं अपन साइन एक्स। ये dx बच्चों और कांस्टेंट लगा देते हैं, ये कांस्टेंट लगा दिया। देखिएगा, या y साइन एक्स इज इक्वल टू 4x, इसको लिखते हैं 1/sin x, और यहाँ पे sin x है ही है, और ये dx प्लस सी, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4x dx बचेगा। 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, या y साइन एक्स इज इक्वल टू, ये 4 बाहर लिया हमने समाकलन से, तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारे पास में x dx, और x dx का समाकलन x² 2 होता है, वो रख देंगे, तो y साइन एक्स इक्वल टू 4x² 2 प्लस सी। तो यहाँ हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x²। देखिए, तो या इसको लिखेंगे अपन y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस सी, और ये हमारा व्यापक हल है, व्यापक हल प्राप्त हो गया। इसको दे देते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 4 में सी का मान निकालेंगे, और उसके लिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि y बराबर 0 और x बराबर π/2। देखिए, y बराबर 0 और x बराबर π/2 वो रख देते हैं यहाँ पे समीकरण 5 में, समीकरण 4 में। तो x बराबर π/2 व y बराबर 0 समीकरण 4 में रखने पर रख देते हैं। इसलिए y बराबर 0, तो लेफ्ट साइड तो 0 हो गया, राइट साइड देखो 2, x की जगह पाई, x² की जगह रखें π² 4 प्लस c, ये कट गया तो 2, तो c का मान -π² 2 प्राप्त हो गया यहाँ से, या c बराबर -π² 2 प्राप्त हो गया समीकरण 5। और समीकरण 5 से c का मान -π² 2 समीकरण 4 में व्यापक हल में हम रखे देते हैं। तो देखिएगा, c बराबर -π² 2 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में पुट करने पर, तो रख देते हैं यहाँ से। तो y साइन एक्स, देखिएगा बच्चों, y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x², और इसकी जगह रखा हमने π² 2, और यही इसका विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल, और हमारा आंसर है बच्चों। ऐसे हमें क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है और पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर लेना है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अवकल समीकरण है, कौन सा है, x + 1 dy/dx इज इक्वल टू 2e की पावर -y -1। ये हमें अवकल समीकरण दे रखा है, और इसका विशिष्ट हल निकालना है। कंडीशन हमें दे रखी है x बराबर 0 और y बराबर भी 0, दोनों 0 0 दे रखे हैं। देखिए, पहले किस रूप का अवकल समीकरण है वो देखते हैं यहाँ से। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, dy अपॉन y के पर स्टेप ले आते हैं, 2e की पावर -y -1 इज इक्वल टू, यहाँ से अपन लिख सकते हैं dx अपॉन x + 1। इसको किया हमने चर पृथक्करण, और इसको देते हैं समीकरण 2। चर पृथक्करण कर लिया, और समीकरण 2 का हम समाकलन करते हैं दोनों पक्षों में समाकलन से। देखिएगा, समाकलन कर लेते हैं। तो dy अपॉन 2e की पावर -y -1
इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में है एक्स प्लस 1। इसका हमें समाकलन करना है। लेफ्ट साइड में बच्चों अगर हम ई की पावर एक्स से गुणा और भाग कर देते हैं ई की पावर माइनस वाई से, ई की पावर वाई से अंश व हर में गुणा और भाग देने पर, गुणा व भाग देने पर दे देते हैं लेफ्ट साइड में ओनली बाय इस वाले पक्ष में। देखिएगा बच्चों तो अपने पास हर में हो जाएगा, अंश में हो जाएगा ई की पावर वाई डी वाई, अंश में देखो ये हो जाएगा 2 ही बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे हमारे पास में बचेगा ई की गुणा करेंगे तो ये ई की पावर वाई, और राइट साइड में डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब 2 माइनस ई की पावर वाई को t मान लेते हैं और उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल गया। देखिएगा लेफ्ट साइड के लिए 2 माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू टी माना, इसका हम अवकलन कर लेते हैं तो माइनस ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको लिख देंगे डी वाई इक्वल टू डी टी। अवकलन कर लिया बच्चों हमने। अब देखिएगा ये मान यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे डी टी, और ये माइनस का भी हो जाएगा तो ये माइनस तो हम बाहर लिख लेते हैं, ये माइनस, और यहाँ पे लिखा हमने डी टी और अपॉन में इसकी जगह टी रख दिया, इज इक्वल टू ये राइट साइड ऐसे कैसे एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। और अब इसका समाकलन तो हो जाएगा बच्चों। देखिएगा तो यहाँ तो हो जाएगा माइनस लॉग मोड टी और यहाँ पे लॉग मोड एक्स प्लस 1, और कांस्टेंट भी हम लॉग सी ही ले लेते हैं। टी का मान जो माना था वापस रखने पर टी बराबर हमने लिया था 2 माइनस ई की पावर वाई रखने पर, तो यहाँ पे रख दीजिए जहाँ टी है वहाँ पे 2 माइनस ई की पावर वाई रख देते हैं, इसलिए माइनस लॉग 2 माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग सी, लॉग एम प्लस एन, लॉग एम एन भी लिख सकते हैं इसको, या देखो बच्चों आगे देखिए इसको लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन माइनस को ले गए तो 1 अपॉन 2 माइनस ई की पावर वाई हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग मोड सी और एक्स प्लस 1, या इसको लिख देंगे 1 अपॉन 2 माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। अब हमें दे रखा है विशिष्ट हल निकालना है, यह इसका व्यापक हल हो गया बच्चों, व्यापक हल। पर हमें तो विशिष्ट हल निकालना है, और विशिष्ट हल के लिए हमें कंडीशन दे रखी है कि x बराबर 0 और y बराबर 0। देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, समीकरण 4 देते हैं इसको, समीकरण 4 में रखने पर, इसलिए यहाँ रखा तो 1 अपॉन 2 माइनस ई की पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पे सी एक्स और c, तो ओनली c बचेगा, सी एक्स तो 0 के साथ 0 हो जाएगा c। देखिएगा तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन 1 रहेगा तो 1 लिख देता हूँ मैं इसको, तो 1 इक्वल टू c, तो c का मान हमें 1 प्राप्त हो गया, और ये मान हम समीकरण 4 में रख देते हैं, c बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर। और ये c का मान रखते ही हमें विशिष्ट हल मिल जाएगा बच्चों, इसलिए देखिएगा, इसलिए 1 अपॉन 2 माइनस ई की पावर y इक्वल टू c, और c का मान है 1, ये 1, और यहाँ से x प्लस 1, ये c का मान हमने 1 समीकरण 4 में रख दिया। देखिएगा बच्चों ये आंसर है, विशिष्ट हल है, परंतु इसको हम और भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे वो भी देखिए, या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 यहाँ लेते हैं और इसको ले जाते हैं तो 2 माइनस ई की पावर y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
या हम इसको लिख सकते हैं e की पावर y इक्वल टू 2 माइनस, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, 1/x प्लस 1। या इसको और भी लिख सकते हैं e की पावर y इक्वल टू 2x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 1। देखिएगा अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं अपन e की पावर y इक्वल टू 2x प्लस 1/x प्लस 1। ये हमें e की पावर y का मान मिल गया। देखो बच्चों, ये हमें e की पावर y का मान मिल गया और यही हमें विशिष्ट हल पूछा था, तो इसका ये है विशिष्ट हल है। और हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करना है और पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किए हैं, थोड़ा सा अलग है। देखिएगा, किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। तो मान लेते हैं गांव के निवासियों की जो संख्या है, गांव के निवासियों की संख्या, निवासियों की संख्या हम इसको y मान लेते हैं बच्चों, हमने y मान लिया। अब क्वेश्चन में देखा है कि किसी गांव में गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर और समय, उस समय t समय क्या है, इसका t है, किसी समय t पर, वो समय क्या मान लेते हैं अपन t। अर्थात जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय, उस समय t लिया तो इस समय गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है और निवासियों की संख्या को हमने y माना है और वृद्धि dy/dt। इसलिए प्रश्नानुसार हो जाएगा dy/dt समानुपाती है किसके, y के। ये हमें दे रखा है। समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, तो देखिएगा या dy/dt इक्वल टू ky, और k है, k बराबर अचर है, कोई कांस्टेंट है वो हम मान लेते हैं। प्रोपोर्शनल को, इसको चिन्ह को हटाया हमने तो हमें k ले लिया, समानुपाती के चिन्ह को हटाने पे कांस्टेंट k ले लिया। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 का हम चर पृथक्करण कर लेते हैं, चर पृथक्करण से। चर पृथक्करण से तो देखिएगा, चर पृथक्करण कर लेते हैं अपन। तो dy/y इज इक्वल टू k dt, समीकरण देते हैं 2। और समीकरण 2 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पे, तो समाकलन से और समाकलन करते हैं तो यहाँ dy/y हो जाएगा और यहाँ पे k बाहर ले लेते हैं, ये dt हो जाएगा। और ये समाकलन तो सबसे इजी है, log y इज इक्वल टू kt प्लस c, समीकरण 3। ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हमें t, k और c का मान निकालना है। उसके लिए ये चीज़ें दे रखी है, यदि सन 1999 अर्थात 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी, कितनी थी, 20,000। सन 2004 में 25,000 थी। तो ज्ञात कीजिए कि सन 2009 में गांव की जनसंख्या क्या थी। तो देखिएगा, तो ये कंडीशन हमें दे रखी है t का मान निकालने के लिए, k का मान निकालने के लिए और कांस्टेंट c का मान निकालने के लिए। तो देखिएगा, हमें समीकरण मिल गया हमारे पास में log y इक्वल टू k प्लस टी, log y इक्वल टू के टी प्लस सी। ये हम समीकरण ले लिया हमने। समीकरण कौन सा था, इसको दिया था हमने 3। और इसके लिए कंडीशन दे रखी है टी, सी और के का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले 99 में 20,000 थी। तो देखिए बच्चों, सन
1999 में, सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी। तो ये इनिशियल स्टेज में थी, इनिशियल स्टेज में। तो देखिएगा में, तो यहाँ पे t बराबर 0 होगा और y का मान क्या दे रखा था, y बराबर 20,000, ये दे रखा है 1999 में। और ये मान यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए log 20,000 इज इक्वल टू के, टी का जगह हम रखा 0 प्लस सी। तो सी का मान हमें मिल गया log 2000, देखिए 200 बच्चों 20,000, तो या सी बराबर log 20,000। इसको देते हैं अपन समीकरण, यहाँ पे समीकरण 2, 3 दे रखा है, तो इसको 4 दे देते हैं बच्चों, समीकरण 4। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है सन 2004 में। अब सन 2004 में हमें दे रखा है कि जनसंख्या हो जाती है, y का मान दे रखा है 25,000। अब बच्चों 99 से लेकर के 2000 तक समय कितना हो गया, t, और t बराबर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5 साल, 5 ईयर। t का मान यहां से देखो बच्चों, 1999 को इनिशियल स्टेज माना, t बराबर 0, तो 20,000 थी, और सन 2004 तो कितना साल हो गया, 5 ईयर। तो t का मान 5 और कितना हो गया, y का मान 25,000। तो देखिए यहां से, इसलिए log 25,000 यहां रख देते हैं अपन समीकरण 3 में, log y इक्वल टू के टी प्लस सी इज इक्वल टू के, ऐसे के t का मान 5 साल प्लस c का मान हमें निकाल लिया था log 20,000, वो लिख देते हैं log 20,000। तो देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं अपन log 25,000 माइनस log 20,000 इज इक्वल टू 5k, या इसको लिख सकते हैं log 25,000 अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 5k, या इसको लिख देंगे अपन log 5/4 इक्वल टू log 5/4 इक्वल टू 5k। तो यहाँ से k का मान 1/5 log 5/4, इसलिए k इक्वल टू 1/5 log 5/4 प्राप्त हो गया समीकरण। इसको दे देते हैं अपन 4, 5, ये मिल गया हमें 5 समीकरण। अब बच्चों समीकरण 4 से, समीकरण 5 से और समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 5, 4 व 3 से हमें क्वेश्चन में क्या पूछना जा रहा है कि 2009 में गांव की जनसंख्या क्या थी। तो 99 से लेकर के 2009 तक कितना समय हो गया, 10 साल। तो देखिए सन 2009 में गांव की जनसंख्या, तो log y इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये समीकरण 3 है। तो यहाँ पे अपन मान रख देते हैं, तो log y इक्वल टू, अब t बराबर देखो बच्चों, t बराबर क्या हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो k, और k का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, 1/5 log 5/4, ये देखो बच्चों 1/5 log 5/4। t का मान पता ही है हमें 10 साल है, और c का मान हम निकाल चुके हैं log 20,000।
ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो log y इज इक्वल टू log 5/4 की पावर 1/5, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1/5, और ये 10 भी है तो 10 की वो ये भी इसके बाहर रख लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 10, तो इसको भी लिख देते हैं अपन 10/5। तो देखो बच्चों इसको लिख देता हूँ मैं सीधा 10/5 प्लस log 20,000, ये 10 भी बाहर रखेंगे तो 10/5 हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो 10/5। देखिएगा हमें इधर log लाना, इधर भी log लाना है। अब क्या हो गया log m+n, तो देखो यहाँ तो या log y इक्वल टू log 5/4 की पावर 5/4 की पावर 1/2 लिख लेते हैं, और ये log m+n तो log mn, तो ये 20,000 हो जाएगा। ये log कैंसिल, इसलिए y इक्वल टू 5/4 की पावर 1/2, सॉरी बच्चों 2 आएगी, 1/2 नहीं 2, क्या हो जाएगा 10/5 है तो 2 ही आएगा बच्चों, ये 2, तो यहाँ पे भी हमें 2 ही लिखना है 2, और ये 20,000, या y इक्वल टू 25/16 इंटू 20,000। और बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो y का मान हमें 31250 प्राप्त होता है, 31250। ये उस समय 2009 में गांव की जनसंख्या, 2009 में जनसंख्या। और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसे हम इसकी समाकलन की सहायता से भी ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 13 से लेकर के प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में इस विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।